हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। देश में भले ही लॉकडाउन लगा है, लेकिन शराब माफिया शराब की कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे। छोटे तस्करों से लेकर बड़े नामी चेहरे तक शराब घोटाले में धरे गए, लेकिन सवाल लगातार यही बना हुआ है कि आखिर किसकी शह पर इस शराब की कालाबाजारी की जा रही है। हमारे सभी मेहमानों के साथ इस मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। देश में लॉकडाउन क्या लगा, प्रदेश में शराब कारोबारियों का बोलबाला हो गया। शराब की दुकानें तो बंद थी, लेकिन पीछे के रास्ते शराब की कालाबाजारी जोरों पर थी। छोटे भैये तस्करों से लेकर नामी चेहरे तक शराब की कालाबाजारी के जाल में फंस गए। शराब तस्कर तो शराब की कुछ पेटियों के साथ कई बार पकड़े गए, लेकिन जिसका जितना बड़ा नाम था, शराब पर उसके कारनामे उतने ही बड़े थे। जेजेपी के चहेते नेता और पूर्व विधायक सतविंदर राणा भी इस शराब घोटाले में धरे गए। समालखा के जिस गोदाम को सील किया हुआ था, उससे 4500 शराब की पेटियां चोरी हो गई थी। बवाल मचा और जब जांच चली तो पुलिस के हाथ सतविंदर राणा की गिरेबान तक जा पहुंची। हरियाणा न्यूज ने शराब के इस गोलमाल को प्रमुखता से उठाया, प्राइम टाइम की डिबेट का हिस्सा बनाया। तो जेजेपी भी हरकत में आ गई, क्योंकि अब बात पार्टी प्रमुख और प्रदेश के डिप्टी सीएम पर आ गई है। पकड़े गए सतविंदर राणा नेता भी डिप्टी सीएम की पार्टी के ही है और आबकारी विभाग भी डिप्टी सीएम के पास ही है। ऐसे में कई सवाल भी खड़े होने लगे, तो खुद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सामने आकर सतविंदर राणा का बचाव किया। इस मामले पर सियासत तेज होने लगी है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के समर्थन में उतर आए। उन्होंने डिप्टी सीएम के साथ पूर्व विधायक सतविंदर राणा की फोटो पर कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से संबंध रख सकता है। जहाँ तक फोटो का मामला, हम पॉलिटिकल आदमी हैं। आज मैं यहाँ पर हूँ, कोई भी कार्यकर्ता साथ खड़ा होकर फोटो खिंचवा सकता है, तो उसमें मैं कोई, अगर वो कार्यकर्ता कल किसी मामले के अंदर आरोपित होता है तो उसमें कोई मेरी भी भूमिका संदिग्ध हो, ऐसा कोई बात नहीं होती है। पॉलिटिकल आदमी का सार्वजनिक जीवन होता है, उसके साथ कोई भी फोटो खिंचवा सकता है। मुद्दा गरमाया तो प्रशासन भी हरकत में आया। फतेहाबाद आबकारी विभाग ने आज शराब तस्करों से पकड़ी गई 3000 से ज्यादा अवैध शराब की बोतलों को गटर में बहा दिया। आबकारी विभाग के उपायुक्त वीके शास्त्री की देखरेख में साल 2019 तक शराब तस्करों से पकड़ी गई शराब को शुक्रवार को नष्ट कर दिया गया। आबकारी विभाग ने शराब को तस्करों से जब्त कर आबकारी विभाग के कार्यालय में रखा था। अब आबकारी विभाग के अधिकारियों से परमिशन मिलने के बाद शराब को खत्म कर दिया गया। जो हमारे जिले की है ना, वो सारी इलीगल शराब है। मसलन जैसे खुर्दे वगैरह से हम उठा के लेते हैं, पुलिस वाले लेते हैं, तो एक्साइज एक्ट के मामलों में जो शराब आई हुई है, वो उसके ऊपर जो है ना, यहाँ जुर्माना लगाया जाता है डिटेक्शन पे, और जुर्माना लगा करके उसको गोडाउन में रख देते हैं। उसके बाद मुख्यालय से परमिशन लेनी होती है। मुख्यालय से परमिशन मिलने के बाद पहले ज्वाइंट कमिश्नर का एक नुमाइंदा होता था, आजकल डीसी महोदय का एक नुमाइंदा होता है। उसकी उपस्थिति में उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये जो है ना 2019 तक की शराब है जिसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, और वो सारी वो है जिसके ऊपर जुर्माना लगा दिया, और जुर्माना जो है ना सरकार के खजाने में जमा है। तो वहीं खरगोदा के दमकल विभाग के पास मिट्टी में शराब की सैकड़ों पेटियां दबी मिली। एसआईटी की टीम ने मजदूरों की मदद से शराब की इन बोतलों को मिट्टी से बाहर निकलवाया। हैरान करने वाली बात ये भी है कि जिस दमकल विभाग के पास ये पेटियां मिट्टी में दबी मिली, उस दमकल केंद्र में ही एसआईटी का कार्यालय भी है, और ये शराब की पेटियां एसआईटी की टीम ने ही पकड़ी थी, जिन्हें दमकल केंद्र में ही रखा जाता था। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये पकड़ी गई शराब मिट्टी के नीचे कैसे पहुंची? किसने इन शराब की बोतलों को मिट्टी के नीचे छिपाया? शराब एसआईटी के अंडर में थी, लेकिन रखी दमकल केंद्र में जाती थी। तो ऐसा कौन शख्स है जो दो टीमों की नाक के नीचे से शराब की पेटियां उड़ा ले गया? शराब तस्करी को लेकर सवाल और भी हैं, और इन्हीं सवालों के जवाब आज के मुद्दे में खोजे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब हरियाणा न्यूज लगातार पूछ रहा है।
लगातार हम जवाब मांग रहे हैं, डिबेट्स लगातार हो रही हैं इस मुद्दे पर। और सुना था कल आपने कि किस तरह से राम कुमार गौतम साहब ने, जो जेजेपी के ही विधायक हैं, बुजुर्ग विधायक हैं, उन्होंने अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा किया था। और आज डिबेट ये करेंगे कि खबर दिखाए जाने के बाद अब विभाग जब अलर्ट मोड पर है तो शराब की ये पेटियां जमीन खोद कर भी निकाल ली जा रही हैं। तो ये जमीन पहले क्यों नहीं खोदी गई और अचानक खबर दिखाए जाने के बाद कैसे मालूम चल गया कि जमीन के अंदर शराब की पेटियां दबी हुई हैं? तमाम सवाल हैं और ये सवाल इसलिए और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं क्योंकि जो व्यक्ति पकड़ा गया सतविंदर राणा, वो जेजेपी का न सिर्फ नेता है बल्कि जेजेपी की टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका है। बहुत सारे सवाल और उन सवालों के साथ आज डिबेट बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खास, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हरियाणा में कैसे ये शराब माफिया पनपे, किसकी शह पर शराब माफियाओं ने इस तरह से कालाबाजारी की है। चलिए अपने गेस्ट्स, अपने मेहमानों से आपको रूबरू करवा देते हैं। मनीष खटाना साहब कांग्रेस से हैं, योगेश कौशिक जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, दोनों स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मनदीप बिश्नोई जी जेजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रवीण अत्रे साहब बीजेपी के हैं, प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनदीप जी, सवाल तो आप ही से बनता है सर, विभाग आप ही के बड़े नेता के पास है, ऐसा कैसे हुआ कि लॉकडाउन में शराब की कालाबाजारी होती रही, पुलिस की जब्त की हुई शराब गायब हो गई, ये भी खबर आ गई। ऐसा कैसे हो गया कि कल तक जब तक हमने ये खबर नहीं दिखाई थी, शराब के बारे में पता नहीं चल रहा था, आज जमीन खोद कर शराब की पेटियां निकाल ली जा रही हैं? कैसे हो गया सर ये सब? ऐसा नहीं है, अपराध करना अपराधी की प्रवृत्ति में होता है। लॉकडाउन के दौरान भी हजारों पेटियां पुलिस के द्वारा, एक्साइज विभाग द्वारा जब्ती की गई। मेरे पड़ोस में एक गांव है, उसमें एक ही रात में 25,000 लीटर लाहन यहाँ पर पुलिस ने जाकर के, हमारे बहादुर जवानों ने जाकर के उस गांव के अंदर, जो बीहड़ के अंदर 25,000 के आसपास जो लीटर लाहन, उसको उजाड़ा गया, उसको खत्म किया गया। ये लॉकडाउन के दौरान किया गया, आपके उठाने से पहले किया गया। सर वो कच्ची शराब थी ना सर? 25,000 लीटर लाहन, जिससे देसी शराब बनाई जाती है, देसी शराब बनती ना सर, कच्ची के पड़ोस में पकड़ी गई। और उसके अलावा भी बहुत से मुकदमे, सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए लॉकडाउन के दौरान शराब तस्करी के। और शराब जो तस्करी, आज जो शराब तस्करी बहुत बड़ा मुद्दा था, इसको खत्म करने के लिए जो शराब जो नीति लाई गई, एक्साइज पॉलिसी जो नई बनाई गई है, उसे नॉन बेलेबल बनाया गया। 3 साल की सजा का प्रावधान उसमें किया गया, 1 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान उसमें किया गया, हर बोतल पे टैग लगाने का जो प्रावधान, मतलब नीति बहुत मजबूत बनाई आप लोगों ने? बिल्कुल मजबूत बनाई। और मजबूत नीति के बावजूद शराब की कालाबाजारी होती रही, इसका मतलब नीति फ्लॉप। मैंने पहले कहा गौरव, मैं पहले कह रहा हूँ कि अपराध करना अपराध की प्रवृत्ति में होता है, लेकिन अपराधी पकड़ा जाए, उसको सलाखों के पीछे भेजा जाए, मतलब आप ये कह रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि शराब की कालाबाजारी रोकना आपके बस में नहीं है, वो हो जाए उसके बाद पकड़ना आपके बस में है। आप मेरी बात को गलत इंटरप्रेट करेंगे तो मैं आपको इस बात की, मेरी तरफ से तो मैं परमिशन नहीं दूंगा। आप फिर से दोहराइए सर, आप जो कह रहे थे ना, अपराध करना अपराधी का काम है और उसको रोकना किसका काम? अपराधी की प्रवृत्ति में होता है, लेकिन प्रशासन और सरकार का काम ये होता है कि उसको रोके, उस अपराधी को पकड़ करके जो अपराध उसने किया है, उस अपराध के लिए उसकी सलाखों के पीछे भेजा जाए। वो मौजूदा सरकार, मौजूदा विभाग बड़े राणा साहब के लिए भी कुछ कह ही दीजिए, लगे हाथ अपराधी सलाखों के पीछे जा रहे हैं। राणा साहब के लिए भी लगे हाथ कुछ बोल ही दीजिए। निश्चित तौर पर बिल्कुल बोलूंगा। मुकदमा दर्ज हुआ है, राणा साहब के खिलाफ नहीं हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ। ये जो मामला राणा साहब वाला है, ये मेरे ख्याल से वहां का है, समाल का एक गोदाम था, उसके 2016 में वो गोदाम सील हुआ, 18 में उसमें 2 बार चोरी हुई। एक्साइज डिपार्टमेंट ने खुद उसकी जो मुकदमा दर्ज करवाया गया उसके ऊपर, 2020 में फिर चोरी हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ। ईश्वर सिंह नाम का एक आदमी उसमें नामजद हुआ, उसकी स्टेटमेंट के ऊपर सतेंद्र राणा को गिरफ्तार किया गया। जननायक जनता पार्टी की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा,
इसमें कोई इस बात को इनकार नहीं कर सकता। पहले भी वो 2 बार विधायक रहे, इस बात में भी कोई इनकार नहीं कर सकता। वो अपराधी थे, अगर उन्हें बचाया जाता तो सरकार उसे बचाती, क्योंकि वो सत्ता के सहयोगी दल का नेता है, उसके टिकट पर चुनाव लड़ा है। लेकिन ना तो पार्टी ने उन्हें बचाया, ना पार्टी किसी भी दोषी को नहीं बचाएगी, ना ही बचाने का कोई औचित्य बनता, क्योंकि और आज इस बात पर ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इन्वेस्टिगेशन होगी, मुकदमा दर्ज होने कैसे होगा सर? दोषी नहीं ठहराया एक्साइज विभाग, एक मिनट सर, सर पूरी बात सुनिए। नहीं, आप कैसे कराएंगे ये, कैसे भरोसा दिलाएंगे जनता को कि जो इंक्वायरी हो रही है वो फेयर होगी, जबकि वो एक्साइज विभाग आप ही के पार्टी के दुष्यंत चौटाला साहब के पास है और आप ही के पार्टी के एक व्यक्ति इसमें पकड़े गए हैं। ये फ्री एंड फेयर होगा, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? गौरव सुनिए उसी बात का जवाब दूंगा। ये मुकदमा दर्ज किसने कराया? एक्साइज डिपार्टमेंट ने। एक्साइज डिपार्टमेंट ने मुकदमा दर्ज कराया, गोदाम के मालिक ने मुकदमा दर्ज कराया और मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस सीआईए जो उसको पकड़ करके ले गए ईश्वर सिंह को, एसआईटी गठित किसने की? इन्वेस्टिगेशन में उसको अरेस्ट किया गया, आज वो आरोपी है। एसआईटी गठित किसने की? तो सजा भुगतेंगे। हमारी तरफ से एसआईटी गठित किसने की सर? किसी प्रकार की आपके दुष्यंत चौटाला साहब ने तो कहा कि मैंने गृह मंत्री से, सुनिए ना सर, आपके डिप्टी सीएम ने कहा कि मैंने गृह मंत्री से रिक्वेस्ट की है एक्शन लेने के लिए, और गृह मंत्री कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट करना तो छोड़िए, मुझसे बात तक नहीं की है दुष्यंत चौटाला ने। देखिए वो गृह मंत्री जी अपने लेवल पर बताएंगे, वो दुष्यंत जी अपने लेवल पर बताएंगे। मैं तो यहाँ पर आपको इस बात का भरोसा विश्वास दिला सकता हूँ कि मुकदमा दर्ज हुआ ईश्वर सिंह के खिलाफ, सेंदर राणा इन्वेस्टिगेशन के अंदर उन्हें आरोपी बना करके लिया गया है, उनके खिलाफ सबूत आप लोग तो नई पार्टी, सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए ना, आप लोग तो नई पार्टी ये कह के लेके आए थे सर। गौरव जी मेरी बात ठीक है, पूरी करिए। हाँ, मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज में उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। मुकदमा दर्ज तो आज मौजूदा जो विपक्ष के नेता है उनके खिलाफ भी है, जो पूर्व में विपक्ष के नेता रहे उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हैं। तो मुकदमा दर्ज होने से कोई दोषी नहीं हो जाता। सेंदर राणा दोषी नहीं है। कल को अगर उनका आरोप साबित होगा, दोषी होंगे, कानून उनको सजा देगा। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारी तरफ से तो ये सरकार की तरफ से भरोसा है इस बात का कि कोई भी दोषी, सरकार से तो कोई सवाल पूछ ही नहीं रहा है सर। सलाखों के पीछे होगा। मनदीप जी, इसको सरकार के साथ मत जोड़िए, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जो नेता पकड़ा गया वो आपकी पार्टी का एक कद्दावर नेता है, जो आपकी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा। एक नेता जो पकड़ा गया, सुनिए ना सर, सवाल सुन लीजिए, वो आपकी पार्टी के दुष्यंत चौटाला साहब जिनके पास एक्साइज विभाग है, वो और अनिल विज जो कह रहे हैं उनके बयान में विरोधाभास है। विरोधाभास क्या, कंप्लीटली ऑपोजिट बयान है, एक झूठ बोल रहा होगा, एक सच बोल रहा होगा। अब ऐसे में आपकी पार्टी जब बनी थी तो आपने ये कहा था कि पिछली पार्टी जिससे टूटकर आप लोग आए हैं उसकी जो छवि थी उस छवि से बिल्कुल अलग आपकी छवि है। आप सियासत में सुचिता के लिए आए हैं, सियासत में सेवा के लिए आए हैं। कौन सी सुचिता और कौन सी सेवा सर? गौरव, आपकी बात, मैं उसकी बात का जवाब देता हूं। हम दुष्यंत चौटाला जी बिल्कुल स्वार्थ छवि के, स्वच्छ छवि के और बिल्कुल सही फैसले लेने वाले नेता हैं। आज वो सत्ता के सहयोगी हैं। आप सरकार की बात कर रहे थे, सरकार में दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री हैं और जहां तक उन दोनों नेताओं का बयान है, अनिल विज जी हमारे आदरणीय गृह मंत्री है प्रदेश के, दुष्यंत जी माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, उनके जो बातें हैं उनका जवाब तो आपको वो दे पाएंगे। सर आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ, कौन झूठ बोल रहा है? आप यही कह दीजिए कि गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने उनसे रिक्वेस्ट की थी और गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं, आप यही बोल दीजिए। गौरव जी, इस बात का फैसला ना तो मैं ले सकता ना आप ले सकते। नहीं तो जनता को जानने का अधिकार है ना साहब कि कौन सा नेता सच बोल रहा है, कि जनता को अधिकार नहीं है? उनसे सवाल पूछिए। जनता को यह अधिकार है कि वो जाने कि डिप्टी सीएम सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, नहीं है? नहीं चाहते तो आपकी बात का क्या जवाब? सर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सुनिए ना विश्नोई साहब, इधर उधर ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए। विश्नोई जी, विक्टिम कार्ड मत खेलिए। मैं सवाल फिर से दोहरा रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिएगा, जनता भी सुन ले सवाल। मैं सवाल फिर से पूछ लेता हूँ, शायद आपने सुना नहीं, मैं फिर से सवाल अरे सुन लीजिए ना सर। सर मुझे एक बात बताइए कि जनता को ये अरे विश्नोई साहब सवाल सुन लीजिए, फिर आपको पूरा टाइम दूंगा, जवाब दीजिएगा आप।
जनता को ये जानने का अधिकार है। अरे सर ठीक है, पहले आप बोल लीजिए, फिर सवाल पूछता हूं मैं। व्यक्तिगत बात पर अगर कोई जवाब पूछेंगे, मैं उस सवाल का जवाब देने के लिए अधिकृत व्यक्तिगत डिप्टी सीएम कुछ बोलता है और गृह मंत्री कुछ बोलते हैं, ये व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, आप इस बारे में सवाल करेंगे, ये सवाल का औचित्य नहीं है। आप बताएंगे कि क्या औचित्य है, क्या हरियाणा? एक मिनट मंदिर जी, आपने बोल लिया तो मैं सवाल पूछ लूं? सेंदर राणा को ना तो आपने बोल लिया तो मैं सवाल पूछ लूं? सेंदर राणा दोषी है, साबित होगा, अगर आरोपी या दोषी साबित होगा। आपने बोल लिया, मैं सवाल पूछ लूं? सवाल पूछ लूं सर? जी बताइए बताइए। क्या हरियाणा की जनता को ये जानने का अधिकार है कि डिप्टी सीएम साहब जो दावा कर रहे थे कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया, जिसको गृह मंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया, वो सच बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे? ये जानने का अधिकार हरियाणा की जनता को है या ये भी अधिकार नहीं है उनको? देखिए, आपके रिपोर्टर भी वहां होंगे, उन्होंने डिप्टी सीएम साहब से सवाल भी पूछा होगा, उन्होंने उसका जवाब भी दिया होगा। इस बारे में तो माननीय गृह मंत्री और माननीय दुष्यंत जी ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ये डिबेट का विषय थोड़ी है यहाँ का कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जनता स्मार्ट है, वो समझ रही है आप क्या कह रहे हैं। उनके पास एक्साइज डिपार्टमेंट है, ठीक है। अगर कोई रेवेन्यू की चोरी होती है, एक्साइज डिपार्टमेंट उसको पूछ सर, चोरियां तो ऐसी हुई हैं। एक मिनट सर, उस पर भी आ जाऊंगा। डिबेट में बाकी लोग भी हैं, जरा उनको डिबेट में लेके आने दीजिए। मुकदमे में डिबेट में बाकी लोग भी हैं सर, उनको लेके आने दीजिए डिबेट में। पूरा 1 घंटे की डिबेट है, आपको फिर मौका मिलेगा, फिर मौका मिलेगा, फिर मौका मिलेगा सर, आऊंगा ना। एक मुकदमे की क्यों बात कर रहे हैं? मैं पूरे सूबे की बात करूंगा। आप एक की बात कर रहे हैं, मैं पूरे सूबे की बात करूंगा। रुक जाइए अत्रे साहब, क्या ये बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी है? क्योंकि जनता ये मानती है, विपक्षी भी ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल बहुत साफ छवि के नेता हैं, उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, बहुत बेदाग, सब लोग इस बात को मानते हैं। क्या ऐसे में बीजेपी की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि आपके गठबंधन के सहयोगी पर न सिर्फ विपक्षी ये आरोप लगा रहे हैं कि एक्साइज उन्हीं के पास है, उन्हीं के नेता फंसे हैं, तो ऐसे में फ्री एंड फेयर कैसे जांच होगी? उन्हीं के पार्टी के रामकुमार गौतम साहब ये कह रहे हैं कि तार ऊपर से जुड़ गए हैं, उनके अपनी पार्टी में ऊपर से जुड़े हुए हैं। ऐसे में क्या ये सियासी सूचिता कहती है कि जब तक जांच होती है तब तक दुष्यंत अपने पद से इस्तीफा दे दें? देखिए गौरव, जहां तक आपने जिम्मेवारी की बात की है, भारतीय जनता पार्टी की विशेष तौर पे मनोहर लाल जी की बतौर मुख्यमंत्री जिम्मेवारी उसी दिन सुनिश्चित हो गई थी जिस दिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की सत्ता में बिठाया था, जिस दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री की गद्दी पे थे। और उस जिम्मेवारी को लगातार आप भी जैसे जानते हैं, प्रदेश की जनता भी जानती है, पूरी ईमानदारी से, पूरी कर्मठता से लगातार वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। रही बात जो जिस विषय का आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। अगर इस तरह का कोई घोटाला या इस तरह की कोई आपराधिक घटना प्रदेश में होती है, स्वाभाविक है कि सरकार को उसी मुस्तैदी और चुस्ती के साथ अपनी जिम्मेवारी के साथ काम करना होता है, जो वर्तमान सरकार कर रही है। आपने भी देखा जिस तरह से इस मामले में एसआईटी का गठन हुआ और जिस तरह से एसआईटी ने काम करना शुरू किया, और जिस तरह से अभी आप जैसे सेंदर राणा का जिक्र कर रहे थे, उनको बाकायदा कस्टडी में लिया गया। और देखिए इस बात से भी मैं सहमत हूं जो अभी बिश्नोई जी कह रहे थे कि जब तक किसी का अपराध साबित नहीं हो जाता तब तक उसको अपराधी ना माना जाए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। सरकार अपनी तरफ से जो कोशिशें बन सकती है वो की जा रही है। बाकायदा गृह मंत्री अनिल साहब ने स्पष्ट तौर पे मीडिया के सामने आके स्पष्ट किया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। कुछ चीजें समझना गौरव बहुत जरूरी है। देखिए पहली चीज तो ये है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनकी सोच में अपराध होता है, वो अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आते। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जब अपराधी अपराध करता है तब उसके ऊपर कार्रवाई कितनी तत्परता से होती है, कितनी संजीदगी से होती है, मुझे लगता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहां पे लगातार हरियाणा सरकार ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में इस बात को स्थापित किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, भले ही वो कोई भी क्यों ना हो। और ये हम लगातार देख भी रहे हैं। लेकिन जब तक किसी भी जांच का नतीजा पूरी तरह से सामने नहीं आ जाता,
जब तक एसईटी अपनी जांच करके रिपोर्ट सबमिट नहीं कर देती तब तक किसी भी तरह की कार्रवाई या किसी भी तरह के सवाल उठाना मुझे लगता है जल्दबाजी होगा। हमें इंतजार करना चाहिए क्योंकि एसआईटी टाइम बाउंड है, 1 महीने का विद इन 1 मंथ उनको रिपोर्ट देना है। हो सकता है रिपोर्ट पहले भी आ जाए क्योंकि टाइम बाउंड रिपोर्ट होगी, तो उसका इंतजार करें और जो भी लोग संलिप्त हैं चाहे वो कोई भी क्यों ना हो उसके ऊपर कार्रवाई होते प्रदेश की जनता देखेगी। ठीक है, चलिए, कम से कम आप ये सुनिश्चित करने की बात कह रहे हैं। योगेश जी, लगातार ये सवाल विपक्ष उठा रहा है। खुद रामकुमार गौतम जी जो जेजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं वो भी इस बात से कल सहमत नजर आए डिबेट में कि अगर दुष्यंत एक्साइज देख रहे हैं और उनके पार्टी के बड़े नेता, मैं बड़ा नेता इसलिए कह रहा हूं कि आपकी पार्टी की टिकट पर वो चुनाव लड़े हैं और उनका अपना कद रहा है, अगर उनके ऊपर एलिगेशन है तो क्या सियासत में ये सुचिता जिसके बारे में अक्सर पॉलिटिशियंस बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बात करती हैं, विपक्ष अगर ये मांग कर रहा है, उनके पार्टी के खुद के बड़े नेता ये मांग कर रहे हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो टाइम बाउंड है, 1 महीने की बात है, इस्तीफा देके एक बहुत बड़ा उदाहरण सेट कर सकते हैं दुष्यंत। देखिए, दुष्यंत जी के बारे में मैं पहले भी कहता रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, उनसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं, पहले से ही है, क्योंकि एक नया विकल्प सा नजर आने लगा था। लेकिन अब जो ये वाला मामला है इसमें दुष्यंत जी के पास ही तो सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सिर्फ ये डिपार्टमेंट उठा के किसी और को दे दें और तब तक के लिए दे दें जब तक के लिए इसका नतीजा ना आए, तो जाता क्या है उनका, वो भी तो उनके कंट्रोल में रहेगा, अल्टीमेटली रहेगा तो उन्हीं के वहां पे ना, क्योंकि ये तो विभाग तो अलग अलग कर दी कि बीजेपी का ये और जेजेपी का ये। कल गौतम जी ने बहुत अलग से बातें की थी और जेपी साहब ने भी अलग बातें की थी, पर उन दोनों की बातों में एक बात कॉमन थी और उनकी बात में एक कॉमन ये बात थी कि जिस दिन से ये विभाग का वितरण हुआ था हमें कंप्लीट अंदेशा था कि ये घपले घोटाले आएंगे, और उसमें उन्होंने उदाहरण के साथ साथ अभय सिंह चौटाला जी ने तो बिल्कुल सरेआम कह भी दिया कि ये अपने नाना जी को फायदा दे रहे हैं। तो इन हालात में मेरा मानना ये है कि दुष्यंत जी को, देख लिया मनदीप जी, आऊंगा, दुष्यंत जी को ना मेरा अपना मानना है कि उनकी भी छवि अभी तक, आज तक की अगर मैं बात करूं तो उनकी छवि अभी तक खराब नहीं हुई है। पॉलिटिकली अगर हम ये बात करते हैं या लोग बात करते हैं कि भी उन्होंने इन बीजेपी के अगेंस्ट वोट लेकर बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, वो अलग मामला है, बट एज ए लीडर अभी तक उनकी छवि ऐसी नहीं है कि हम उन्हें ये कह सकते हैं कि भाई वो दागदार हैं। ये उनके पास बहुत अच्छा मौका है कि वो साबित कर दें और कर देना चाहिए, मेरा मानना ये मैं वही कह रहा हूं कि बहुत उम्मीदों के साथ एक युवा चेहरा, एक युवा विकल्प बनकर दुष्यंत उभरे हैं और हमेशा ये बात होती रही कि पिछली पार्टी की इमेज से इतर ये युवा और बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसे में मनदीप जी आप ही बोलिए, क्या ये मौका है दुष्यंत के पास कि वो दिखाएं कि राजनीति का स्तर क्या हो सकता है? मैं पहले बता दूं आपको, जो मामला आप बता रहे हैं सेंदर राणा का, वो मामला 2016 में गोदाम सील हुआ, गोदाम से शराब चोरी की बात है और उनको सेंदर राणा आरोपी है, दोषी साबित होगा, सलाखों के पीछे चले गए, उनको कानून सजा देगा। ठीक है, वो अलग है। दुष्यंत जी का या सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई उन्हें शय नहीं दी जाएगी। दूसरा मामला उठाया जा रहा है खरखोदा का, कोई भूपेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति, उससे ना तो हमारी पार्टी का कोई लेना देना, ना किसी और का लेना देना। रही अभी बात कर रहे योगेश जी की दुष्यंत जी अपने जैसे कोई नेता बात कर रहा कि अपने नाना, अभय चौटाला कह रहे हैं, अभय चौटाला जी ने कहा, फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो दुष्यंत जी के किसी भी रिश्तेदार का शराब की ठेकेदारी में ना कोई हिस्सेदारी है, ना उनके नाम कोई गोदाम है, ना कोई शराब का ठेका है, ये मैं यहाँ बैठकर दावे के साथ कह सकता हूँ। और शराब की जो पॉलिसी जिस प्रकार से टेंडरिंग प्रक्रिया है वो ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, उसमें कोई भी भाग ले सकता है, लेकिन दुष्यंत जी का ना कोई रिश्तेदार है और ना ही कोई और नजदीकी रिश्तेदार या पारिवारिक मेंबर बिल्कुल भी उसमें संलिप्त नहीं है। किसी के पास कोई आज ना शराब का गोदाम है ना शराब का ठेका है। ये पहली बात। दूसरी बात, जांच को प्रभावित होने वाली बात है। जांच को प्रभावित दुष्यंत जी तो क्या करेंगे, दुष्यंत जी तो खुद दूध का दूध पानी का पानी चाहता है, वो खुद इतने सख्त है, उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है वो पॉलिसी अपने आप में एक मॉडल है
पूरे देश के लिए। और ये मानते सर भी आप हैं कि केस हरियाणा दर्ज कराने प्रदेश की में जो बात कर पॉलिसी रहे हैं है, ना, मैं आपको एक हरियाणा एग्जाम्पल प्रदेश देता में हूँ। जो चारा पॉलिसी घोटाला बनी याद है वो आपको? देश में सबसे सख्त उसमें पॉलिसी। मामला दर्ज किसने कराया था? कौन सा? चारा घोटाला। मैं समझा नहीं आपकी बात। बिहार में एक चारा बिहार- घोटाला हुआ सर, बहुत बड़ा अच्छा, घोटाला। बिहार में चारा घोटाला उसमें हुआ। उसमें किसने मामले दर्ज करवाए और आखिर में कौन गया जेल? तो ये तो उदाहरण है। चौटाला जी ने खुद परमिशन दी थी सीबीआई को। तो ये नहीं कह सकते कि हाँ आपने केस दर्ज करने के लिए कहा, तो वो काम है, वो मजबूरी है, वो एक प्रोसेस है, फॉलो करना पड़ेगा। हरियाणा प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। जिस तरह से योगेश जी कह रहे हैं, मुझे इस युवा से उम्मीद है। योगेश जी आप भरोसा लेकर के मनदीप जाइए, जी वो आपकी उम्मीदों पर प्लीज, खरा मनदीप उतरेगा। जी आप प्लीज मेरा, अगर आपने पहले भी कभी सुना है तो मैंने बहुत ही विश्वास के साथ पूरी बात सुन लीजिए मेरी, मैंने प्लीज आपकी बात प्लीज सुन प्लीज ली प्लीज। थी, अरे आपको नहीं, आप दोबारा से क्या कहना चाह सर, रहे हैं? दोबारा से मेरी बात सुन लीजिए। मुझे नहीं, मतलब मेरे आसपास के भी जितने लोग रहे हैं उन लोगों को ऐसा लगता था कि एक गैप होता है कि भाई एक चेंज ओवर का टाइम आता है और उस चेंज ओवर में हमें एक यूथ जो है हमें मिल गया है जो हमारे 20-30 साल तक सेवा करेगा और उसमें एक अच्छी छवि देखते थे लोग, और वो छवि आज तक है। मैं कह रहा हूं, पूरी बात सुन लीजिए, आज तक है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आप भी, मेरा मानना तो है कि अब ये समय आ गया कि वो अपनी इस छवि को और मजबूत कर सकते हैं रिजाइन करके और किसी और को चार्ज देके। क्या आप ऐसा नहीं समझते हैं? योगेश जी रिजाइन करें, वो देखिए वो उनका अलग मैटर होगा। रिजाइन करने का कोई कारण होता है, रिजाइन करने का कुछ कारण होता है। दुष्यंत जी के खुद के ऊपर लांछन हो, दुष्यंत जी की पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता के ऊपर लांछन हो कि इस तरह की जांच के दायरे आते हैं। सतविंदर राणा वरिष्ठ नेता नहीं है? खुद चाहते हैं हर एक चीज की जांच हो। सतविंदर राणा वरिष्ठ नेता नहीं है आपके? मामले में कि किसी भी एक भी पैसे का सतविंदर राणा आपके वरिष्ठ नेता नहीं है? नहीं है। उपेंद्र राणा मामला अलग है गौरव जी, आप इस मामले को अलग जोड़िए, उसको अलग जोड़िए। अच्छा, उपेंद्र जो गिरफ्तार हुआ है वो मामला मतलब आपके चश्मे से ही देखें? नहीं, मेरे चश्मे से नहीं, आप रिकॉर्ड के चश्मे से देखिए। आप रिकॉर्ड के जो एससीटी गठित हुई है वो खरगोदा वाले मामले में हुई है। समालखा में एससीटी गठित नहीं है। समालखा वाले चश्मे की बात कर रहे थे, एक मिनट सर, चश्मे की बात कर रहे थे। आईएनएलडी से अमनदीप सिंह जी प्रवक्ता हैं, जुड़ गए हैं हमारे साथ, और खटाना साहब हमारे साथ जुड़े हुए। खटाना साहब माफी चाहूंगा, अब तक आपको डिबेट में मौका नहीं मिल पाया, आपके पास आऊंगा, लेकिन इस वक्त अमनदीप जी के पास जाना जरूरी है। अमनदीप जी, आपके नेता अभय चौटाला ये खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि दुष्यंत अपने नाना को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, और जेजेपी के बिश्नोई साहब ये दावा कर रहे हैं कि उनके किसी रिश्तेदार के पास इस तरह की का कोई गोदाम नहीं है, इस तरह का कोई ठेका नहीं, कुछ नहीं है। जी मैं चाहूंगा, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मुझ तक, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। मैं कह रहा हूं अभय चौटाला आरोप लगा रहे हैं दुष्यंत चौटाला अपने नाना को फायदा पहुंचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और जेजेपी के प्रवक्ता यहां कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उनके किसी रिश्तेदार के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है, देखिए ये आज पिछले एक हफ्ते से दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। अगर अभी भी किसी को प्रदेश में लगता है कि इस तरह का कोई घपला नहीं है प्रदेश के अंदर, दारू मंत्री ऐसा कोई घपला नहीं कर रहे, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ही एक। मनदीप जी आपके पास आऊंगा, आपकी बारी आएगी, उनको बोलने दीजिए। एक सेकंड, मेरा जवाब ये साथ ही दे देंगे, मेरा जवाब ये साथ दे देंगे। ये तो केवल अभय सिंह जी ने ये कहा तो एसआईटी का गठन हो चुका है। एक एक करके सर, कोई सुन नहीं पाएगा। मनदीप जी आपको मौका दूंगा दोबारा, सबसे ज्यादा आप ही को मौका दिया है। बात के तथ्य तो साबित करें। मनदीप जी आपको दोबारा मौका देंगे सर, आपको सबसे ज्यादा मौका दिया है। मनदीप जी रुक जाइए ना, मनदीप जी रुक जाइए सर, प्लीज। हरियाणा प्रदेश के अंदर दारू बिकवाने के लेकर चिंतित थे, किसानों की फसल लुट जाए उसको लेकर वो चिंतित नहीं है। उनका केवल एकमात्र एजेंडा है कि दारू किस तरह हरियाणा प्रदेश के अंदर बिकनी चाहिए। और मैं फिर से कहूंगा कि एसआईटी को अगर और पावर दे दी जाए तो और मुख्यमंत्री एसआईटी के खुली छूट दे दें, तो मैं समझता हूँ कि अगले 2-3 दिन के अंदर ये पूरे इस खेल से पर्दा उठ जाएगा। ठीक है अमनदीप जी, आप जो कह रहे हैं, मनदीप जी कह रहे हैं कि बिना तथ्य के आप लोग हवा में बोल रहे हैं, ये सब क्या तथ्य हैं आपके पास? जो इन्होंने आरोप लगाया। अरे सर आप ही का सवाल पूछा, जवाब तो लीजिए। आप ही का सवाल पूछा, जवाब देने दीजिए, बोलिए अमनदीप जी। मैं
सर देखिए, मैं बताना चाहता हूं, तथ्य इससे ज्यादा क्या होगा जब आपके पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता एमएलए हॉस्टल से गिरफ्तार होते हैं और प्रदेश में दारू मंत्री इतना अपने आप को बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति के बताते हैं, और उन्होंने जो एक्साइज के गोदाम में दारू रखी हुई थी वो उस व्यक्ति के ऊपर के गोदाम में रखी हुई थी जो पहले से ही इन धंधों के अंदर सम्मिलित था, एक दागी व्यक्ति के ऊपर। और ये सब बातें मैं नहीं कह रहा, हमारी पार्टी नहीं कह रही, हरियाणा प्रदेश की सरकार कह रही है। एसआईटी जो गठन की गई है उसकी रिपोर्ट अभी तक कह रही है, और अभी तक तो मैं आपको बता दूं एसआईटी को पूरी तरह पावर नहीं दी जा रही। अगर एसआईटी को पूरी पावर मुख्यमंत्री जी दे दें तो ये सारे घोटाले से पर्दा उठ सकता है। ये कैसे कह सकते हैं कि एसआईटी को पावर नहीं है? अनिल विज ने बहुत साफ लहजे में कहा है कि एसआईटी किसी को नहीं बख्शेगी, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो। डिबेट में लेके आना चाहूंगा मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को। खटाना साहब, अब तक का जो सिनारियो आपने देखा, कल आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जयप्रकाश, वो जुड़े थे, वो कह रहे थे दुष्यंत चौटाला को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए? ऐसे आरोप तो न जाने पॉलिटिक्स में किस पे कौन कौन लगा देता है। सिर्फ आरोप लगा दिया तो इस्तीफा दे दें? देखिए, आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप राजनीति में एक हिस्सा होता है, चलते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से आरोप इस लॉकडाउन के दौरान सिर्फ शराब को लेकर लग रहे हैं, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी के पास बहुत सारे महकमे हैं। वो उनके गौतम जी ने भी पहले कहा कि सारे मलाईदार महकमे उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम साहब खुद ले गए। तो ठीक है, जब इतने सारे महकमे हैं और जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से, जब 22 मार्च से शराब के ठेके पहले खुले रहे, फिर बंद हुए, दूसरे लॉकडाउन में एकदम से फैक्ट्रियां खोलने के आदेश हो गए, फिर वो दोबारा बंद हो गए। तो कहीं ना कहीं लेकर, शराब को लेकर सरकार हमेशा, जो उप मुख्यमंत्री जी है वो कटघरे में खड़े हो जाते हैं। कहीं ना कहीं बार बार जो शराब का जो नाम आता है वो उनके साथ जुड़ जाता है, और उसमें उनके, जैसे कि अभी कौशिक साहब भी कह रहे थे कि भाई ठीक है इस्तीफा नहीं दे सकते तो कम से कम महकमा जब तक जांच नहीं हो जाती। अब मेरी बात एक समझ में नहीं आती कि डिप्टी सीएम साहब कहते हैं कि मैं आग्रह कर रहा हूं होम मिनिस्टर साहब से। जब महकमा आपके पास है, सारा डिपार्टमेंट आपके पास है, तो आपको किसी और से रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? और आप डिप्टी सीएम हो, आप सीएम के बाद दूसरा नंबर आपका आता है, तो आप किसी से रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? और अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इस बात को क्यों कह रहे हैं कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और उसके बाद खुद होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मेरे संज्ञान में कुछ नहीं है? तो कहीं ना कहीं जब इस तरीके का संज्ञान में नहीं, उन्होंने कहा कि मुझसे रिक्वेस्ट करना तो दूर, बात तक नहीं, बात ही नहीं हुई। तो आप ये देखिए, जब इतने बड़े ओहदे पर आने के बाद, जब एक होम मिनिस्टर और डिप्टी सीएम की आपस की वार्तालाप की सच्चाई आज हरियाणा प्रदेश की जनता जो जानने का इच्छुक भी है और जानना भी चाहता है, और जिसका दायित्व भी है, जिसने वोट देकर इस सरकार को बनाया है, उसका ये नैतिक फर्ज भी बनता है कि कम से कम जो सच्चाई हो। आज जिस तरीके से इस लॉकडाउन में शराब की बिक्री हुई, जिस तरीके से 300 रुपए वाली बोतल 1500 रुपए की बिकी, जितना राजस्व का घाटा हरियाणा सरकार को हुआ, और आज भी शराब के ठेके खुलने के बाद, मैं ये संज्ञान में लाना चाहता हूं, आज भी खुलने के बाद मनमाही रेट से ठेकेदार शराब बेच रहे हैं। तो कहां है सरकार? और जो मेरे भाई बार बार, जेजेपी के प्रवक्ता बार बार बात कर रहे थे कि जी जो आदमी दागी होता है, अपराध तो अपराधी की उसका जो अपना प्रवृत्ति होती है, तो राणा जी के बारे में तो 12 केस पहले ही चल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो कि एमएलए हॉस्टल से गिरफ्तार हो रहा है, जो सेक्रेटरिएट में बैठता है, बड़े बड़े लोगों में बैठता है, एसआईटी उसके ऊपर क्या एक्शन लेगी? और जो आप बार बार कह रहे हैं कि उनको सलाखों के पीछे हैं, उनके ऊपर आज मुकदमा दर्ज हो गया, ये मुकदमा भी मीडिया की मेहरबानी है। अगर मीडिया इसको ना दिखाए, अगर ये घोटाला इतना उजागर ना हो तो कुछ भी नहीं होना था। और जो बार बार आज विपक्ष भी कह रहा है, राजनीतिक पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि ठीक है इस्तीफा नहीं देते तो कम से कम महकमा दूसरे को दे दो, ताकि जो जांच है वो बातें रिपीट हो रही हैं। अत्रे साहब, मैं आपसे समझना, क्या आपको भी लगता है कि कुछ फिशी है इसमें, कि अचानक लॉकडाउन हुआ था, और ये बहुत अच्छा कदम था सरकार की तरफ से कि अचानक लॉकडाउन हुआ था ताकि किसी तरह की कालाबाजारी करने वालों को कोई मौका ना मिले। उसके बाद शराबबंदी हो गई, तो शराबबंदी जब हुई तो उस वक्त का जो स्टॉक होगा वो तो रहा होगा। खुलने के बाद, इस बीच में जो हुआ वो तो एक चर्चा का विषय है, उस पर आऊंगा। खुलने के बाद मनमाने दाम पर बेचा जा रहा है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये कह के कि स्टॉक कम है। वो पिछले वाला स्टॉक गया कहां? क्या आपको यह फिशी लगता है कि नहीं लगता है? गौरव, देखिए फिशी वाली तो बात ही नहीं बची।
खरखोदा के मामले को अगर देखा जाए, भूपेंद्र नाम का व्यक्ति जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया, उसने अभी तक जिस तरह से जो जानकारी पुलिस को दी और जो हमारे सामने है, जिसकी वजह से एसईटी का गठन हुआ। एक चीज और स्पष्ट कर दूं, अभी ये जो बात कही जा रही थी कि एसईटी केवल खरखोदा मामले में, ऐसा नहीं है। एसईटी का दायरा बढ़ा के पूरा हरियाणा, बाकायदा हरियाणा के अंदर जो पुलिस के माल है, माल गोदाम जहां पे पुलिस शराब पकड़ के रखती है या एक्साइज की शराब, सभी की चेकिंग करेगी एसईटी। केवल खरखोदा वाला विषय नहीं है एसईटी का, ये थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी है। पूरे प्रदेश के अंदर जहां जहां गोडाउन है, उन सबकी चेकिंग, जहां जहां चाहे वो L1 है, जहां जहां स्टॉक है, सबकी चेकिंग होगी। और जब एक चीज सामने आ गई कि शराब गोडाउन से चोरी हुई, तो फिशी वाली बात तो गौरव बचती नहीं है, वो तो सामने नजर आ रहा है। इसीलिए सरकार ने, मैं सिर्फ एक जगह की बात नहीं कर रहा था, इसलिए पूछ रहा हूं। एक और चीज जो अभी बात कर रहे थे अमनदीप जी, अमनदीप छोटा भाई है मेरा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि सिर्फ एक जगह की बात नहीं, पूरे सूबे में, पूरे सूबे में इस तरह की खबरें हैं। और इसके अलावा लॉकडाउन में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कई खबरें आई कि लॉकडाउन है फिर भी शराब बिक रही है और धड़ल्ले से बिक रही है और कई गुना कीमत पे बिक रही है। ये सब हुआ तो क्या इसमें एक्साइज विभाग सवालों के घेरे में नहीं है? अब बिक रही है, ये अभी तक बात है, क्योंकि इसका तथ्य अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन गोडाउन से शराब चोरी हुई है वो सामने आ चुका है। इसलिए जो चीज अभी प्रूव नहीं है उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि जो एसईटी है, जिस तरह से उसका दायरा बढ़ाया गया है और जिस तरह से अमन जो अभी जिक्र कर रहे थे, अमन जी को थोड़ा सा क्लियर कर दूं, सीआरपीसी का जो सेक्शन 2G, उसके अंदर एसईटी के पास पावर्स है किसी भी तरह की जांच और इंक्वायरी करना। निश्चित रहे, और शायद इसी वजह से अभय सिंह जी ने तो बाकायदा सरकार का धन्यवाद भी किया एसईटी गठन पे। अमन जी थोड़ा सा आपको दुरुस्त कर रहा हूं, और निश्चिंत मान के चलिए ये मनोहर लाल जी की सरकार है, किसी भी तरह का घोटाला, अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी। इस एसईटी की जांच में ये साबित भी हो जाएगा। गौरव, जहां तक बात है एसईटी की जांच के दायरे की, क्योंकि दायरा इसलिए विस्तृत करना पड़ा कि कुछ खबरें जैसे फतेहाबाद से आई है, कुछ खबरें पानीपत से आई है, तो पूरे हरियाणा में जांच हो, सच्चाई सामने आए और जो भी दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, ये सरकार की मंशा है और सरकार इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। ठीक है, ठीक है। मनीष जी, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, मेरे दो सवाल हैं। जेजेपी के प्रवक्ता साहब भी बैठे हैं और बीजेपी के भी बैठे हैं, सरकार में है। एक गवर्नमेंट का फिक्स प्राइस होता है, मेरे को ये बता दें कि इन्होंने ठेकों पे क्या फिक्स प्राइस लिस्ट इन्होंने रखी है और भविष्य में क्या उस गवर्नमेंट फिक्स प्राइस से क्या दारू शराब क्या बिक्री होगी, और जो आज के रेट में जो शराब बिक रही है क्या वो गवर्नमेंट के प्राइस हैं या ठेकेदारों के अपने प्राइस हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये पूरा मुद्दा 1 साल तक चलेगा। अगर सरकार वास्तव में जो कह रहे हैं कि जो घोटाले बर्दाश्त नहीं होंगे, भैया घोटालों की अगर बात करें तो चाहे धान घोटाले की बात करें, चाहे माइनिंग लंबे घोटाले हैं। कोई स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, आज सिर्फ एक बात कर रहे हैं, तो एक बात और रेट की बात नहीं है। आज मैं बताता हूं मनदीप जी, इस पूरे लॉकडाउन के दौरान एक्साइज विभाग ने जो इतने सारे पासेस इशू किए, वो किस बात के लिए किए थे? किस टाइप की शायद वो रणदीप सुरजेवाला के जो ट्वीट था उसका जिक्र कर रहे होंगे, जो परमिट जारी किए गए। सर, परमिट जारी किए गए थे वो तो रिकॉर्ड है सर, आप बोलेंगे तो मैं आपको भी भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। नहीं, मैं रिकॉर्ड में मना नहीं कर रहा उस बात को। और ऑनलाइन प्रक्रिया है परमिट इश्यू करने की और परमिट अप्लाई करने की। लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले ऑनलाइन सिस्टम में वो परमिट के लिए अप्लाई कर दिया, ऑनलाइन सिस्टम परमिट जारी हो गया, लेकिन वो परमिट इम्प्लीमेंटेशन का कोई रिकॉर्ड हो तो वो सामने सर, एक्साइज विभाग ने, एक मिनट मैं आपको स्पेसिफाई कर देता हूं ना सर, क्लियर कर देता हूं, सुन लीजिए, क्लियर कर देता हूं। परमिट के 27 मार्च से, एक मिनट सर मैं क्लियर कर देता हूं, सवाल हो सकता है मेरा क्लियर ना हो, सुन लीजिए सवाल। 27 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में एक्साइज विभाग ने ये परमिट्स इशू किए हैं। ये एक्साइज विभाग को क्या जरूरत है लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद है? के बाद उसी बात का मैं जवाब दिया है। हाँ गौरव, मैंने उसी बात का जवाब दिया है जी। कि 27 से 31 तक आप कह रहे हो लॉकडाउन कब लगा देशव्यापी,
25 तारीख को, हरियाणा में लगा 24 तारीख को। ऑनलाइन सिस्टम में जो परमिट अप्लाई प्रोसेस में है उसे सिस्टम अपने आप अलाउ करेगा। और जब पहली बार लॉकडाउन लगा देश में, ना तो ये किसने बताया आपको सर? कि हर चीज से बंदी, ये जानकारी कहाँ से, नायाब जानकारी कहाँ से लाया? ऑटोमेटिक तो कोई सिस्टम ही नहीं होता। नहीं, ये नायाब जानकारी कहाँ से लाया? नहीं सर, आप टीवी पे बैठ के कुछ भी बोल देंगे क्या भैया? ऑटोमेटिक एक मिनट सर, आपके नहीं आएगा। 27 से 31 तक जो परमिट जारी हुए, क्या उन परमिट के ऊपर शराब का इम्प्लीमेंटेशन हुआ? सर एक्साइज विभाग जारी कर रहा है, वही तो सवाल है। एक्साइज विभाग ने किस बात के लिए? मुझे लॉजिक बता दीजिए, होता ही नहीं। मुझे लॉजिक बताइए। एक मिनट सर प्लीज। खटाना साहब की नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए मनदीप जी। एक मिनट सर, अभी सवाल का जवाब मिला नहीं, इधर उधर भटकाइए मत मनदीप जी, भटकाइए मत। एक्साइज विभाग ने किस बात के लिए पासेस जारी किए? मनदीप जी, फिर यही दिक्कत है ना आप लोग। एक मिनट अरे वो भागना चाहते हैं सवाल से, भागने दे रहे हैं। रुकिए मनदीप जी, एक मिनट चिल्लम चिल्ली से नहीं चलेगा डिबेट। मनदीप जी रुक जाइए, मैं सवाल फिर से पूछता हूं, अब जवाब दीजिएगा शांति से। डिबेट में एक एक करके बोलेंगे तो जनता को सुनाई देगा, समझ में आएगा। एक्साइज विभाग ने किस बात के लिए, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट काम थे जब ठेके बंद थे, डिस्टिलरी बंद थी, तब किस बात के लिए ये पासेस इशू किए? ना तो पास, मेरी बात सुनो, मैं पहले भी कह चुका हूं कि 27 से 31 तक जो ऑनलाइन प्रोसेस का सिस्टम था ऑटोमेटिक अपडेट हो गया, ऑटोमेटिक पुशअप हो गया। लेकिन उन किस ग्रह की बात कर रहे हैं सर? कौन से ग्रह के ऑटोमेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं? मैं नहीं जानता, मैं मीडिया में हूं, लेकिन मुझे ऐसा कोई ऑटोमेटिक नहीं पता। पास आपको कहां से ये जानकारी मिल गई सर? नायाब ऑनलाइन में भी ऑटोमेटिक नहीं होता है। और एक्साइज विभाग ने किस बात के लिए किया? ऑनलाइन सिस्टम के अंदर जो बिश्नोई जी, एक्साइज विभाग ने किस बात के लिए पासेस इशू किया, मुझे ये बताइए ना सर। ये लॉकडाउन में अप्लाई नहीं किए गौरव सर। इशू हुए हैं 27 तारीख से 31 तारीख के बीच में। मनदीप जी, रिकॉर्ड्स की बात करिए। आपके विश्वास से नहीं चलता है ना सर? यहाँ रिकॉर्ड झूठ थोड़े ना बोलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुई इस पर किसी प्रकार की। पासेस किस बात के लिए इशू किए एक्साइज विभाग ने लॉकडाउन के बीच में? नहीं हुई गौरव जी, पासेस जो ऑनलाइन, मैं पहले कह चुका हूँ कि ऑनलाइन। कौन सा ऑनलाइन सिस्टम? चांद से लेकर आए सिस्टम क्या आप? वो प्रोसेस हम जिस देश में रहते हैं और हम जिस प्रदेश में हैं, वहां ऐसा कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है। 4 दिन लगते हैं। आपने अप्लाई किया और लॉकडाउन हुआ है, ना तो प्रदेश की जनता स्वीकार करेगी ना कोई बात। ये स्वच्छ पत्रकारिता नहीं है। आप मुझे सिखाएंगे पत्रकारिता? आप मुझे पत्रकारिता सिखाएंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं जिसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, और आप यहां एक चैनल पर बैठ के कह रहे हैं ऑटोमेटिकली हो गया। एक्साइज विभाग ने पासेस इशू कर दिया ऑटोमेटिकली। सर जनता सुन रही है। मनदीप जी एक मिनट, थोड़ा शर्म कर लीजिए, जनता सुन रही है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि ऑटोमेटिक एक्साइज विभाग ने इशू कर दिए पासेस। ट्रांसपोर्टेशन हुई क्या उन पासेस पे? मुझे क्या पता आपने क्या किया पास का? आपने देखा है ट्रांसपोर्टेशन हुई है नहीं हुई? मुझे क्या पता उन पासेस का क्या किया? यही तो सवाल है, पासेस इशू क्यों किए? इम्प्लीमेंटेशन हुई या नहीं हुई? मनदीप जी सर वो भाग जाएंगे। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। के अंदर गाड़ियां ही बंद थी। मनदीप तो पास किस लिए इशू कर रहे थे? पास किस लिए इशू कर रहे थे? घर में शोपीस बना के रखने के लिए क्या? गौरव लॉकडाउन के अंदर मनदीप जी पासेस किस लिए इशू किए गए थे? घर में शोपीस बना के रखने के लिए? किस लिए इशू किया एक्साइज विभाग ने पास? वही ट्रांसपोर्ट चलेगी जिनके अंदर लॉकडाउन के तहत। सर मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूँ, एक्साइज विभाग ने किस बात के लिए पास इशू किया, बताइए ना। उस पर सवाल आप खड़े कर सकते हैं। सर मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, सुनने के लिए तैयार नहीं है? नहीं आप सुनाइए ना। आप लॉजिकल बात करेंगे तब ना। आप तो कह रहे हैं ऑटोमेटिकली हो गया। मैं लॉजिकल कह रहा हूँ कि क्या उन पासेस के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन हुई? सर वही तो पूछ रहा हूँ, पासेस अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही थी तो क्यों किया इशू? मैं इसका जवाब दे देता हूँ। एक मिनट, मैं पूरा करिए। मैं पूरा करने दीजिए उनको। वही पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए जारी माने जाएंगे। आ रहा हूँ कोविड-19 के तहत कर्फ्यू और लॉकडाउन के लिए पास दिए जाएंगे, वो ट्रांसपोर्टेशन चलेगी। केवल मात्र एक्साइज डिपार्टमेंट जिन गोदामों में माल पड़ा था उन्होंने अगर लॉकडाउन से पहले अप्लाई ऑनलाइन किया और ऑनलाइन सिस्टम वो कहीं ना कहीं अगर उनसे बंद करना रह गया, क्योंकि
लॉकडाउन अचानक हुआ और लॉकडाउन की तैयारियों में सभी विभागों को लगना पड़ा। एक्साइज विभाग के अच्छा, ऑटोमेटिक भी कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं विभाग व्यस्त हो गया, क्या बात कर रहे हैं सर? जनता की नॉलेज के लिए। योगेश जी, ठीक है, आऊंगा मनदीप जी, आऊंगा। योगेश जी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन हुई, आप एक ही आसपास सर मैं यही तो पूछ रहा हूँ, अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुई तो वो पासेस क्या शोकेस में लगाने के लिए इशू किए गए? सर क्यों इशू किए गए वो पासेस? सर ऐसा है, जनता की नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, आप को इन्होंने चैलेंज ये कर दिया कि जी पत्रकारिता ठीक नहीं कर रहे हैं, तो इसकी जनता की नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं। वैसे जनता इतनी समझदार है, वो मुझसे ज्यादा जानती है कि ऑनलाइन क्या होता है। ऑनलाइन में मैंने अप्लाई किया, जब तक सामने वाला ओके नहीं करेगा मुझे पास इशू नहीं होगा, नंबर 1 एंड लास्ट। ऑटोमेटिक मैंने अप्लाई किया और मेरा पास आ गया, ये संभव नहीं है अनलेस और अदरवाइज हर किसी के लिए वो खुला ना हो, नंबर 1। अब नंबर 2 बात मैं करता हूं, पास मुझे इशू हो गया, मैंने गाड़ी पे अपनी पे चिपका दिया, चिपका के मैंने ट्रांसपोर्टेशन पूरी रात दिन कर लिया, फिर लाके अपने घर रख लिया। हाउ डू यू नो कि मैंने इसको यूज किया या नहीं किया है? जो ये कह रहे हैं कि वो यूज हुआ या नहीं हुआ, वो पता करो कि कैसे। लॉकडाउन लगने के बाद पास अलग तरीके के जारी होते हैं। अरे सर, किन गाड़ियों पे कौन से पास है? सारे के सारे साइन दौरान के पास है सर, थोड़ा होमवर्क कर लिया करिए, साइन भी किए गए ऑफिसर से पहले। ठीक है, अमनदीप जी, आऊंगा मनदीप जी, रुक जाइए, दूसरों को भी बोलने दीजिए। वो एक्साइज डिपार्टमेंट जारी नहीं करता सर। मनदीप जी रिकॉर्ड साइन होके किसी न किसी के साइन होके तो आए हैं ना वो। ठीक है, छोड़िए। अमनदीप जी कुछ बोलना चाह रहे थे, जल्दी से। अमनदीप जी, चलिए उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। प्रवीण अत्रे साहब, सर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है अब, क्योंकि बीजेपी का चेहरा जो है, मुख्यमंत्री का चेहरा, वो माना जाता बहुत स्वच्छ छवि, गब्बर साहब का चेहरा माना जाता बहुत सख्त एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो कोई भी चीज गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसे में जब सहयोगी पार्टी पर इस तरह के आरोप लगते हैं, क्या चुनौती लगती है सर अंदर से? क्या होती है क्या ये? अत्रे साहब, अत्रे साहब आवाज मिल रही है आपको? प्रवीण जी आपको आवाज मिल रही है? फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। ठीक है, मनीष जी जल्दी से। देखिए मेरे भाई बड़े काबिल आदमी हैं, और इस समय हरियाणा न्यूज पे बैठ के जिस तरीके से झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहे हैं, बहुत ही हास्यास्पद बात है कि वे एक तरफ तो बात करते हैं कि ऑटोमेटिक, दूसरी तरफ बात करते हैं कि वो लॉकडाउन से पहले। अगर लॉकडाउन से पहले किसी ने अप्लाई करा तो क्या ऑटोमेटिक सिस्टम में 5 दिन लगते हैं, 6 दिन लगते हैं, 7 दिन लगते हैं? ऑटोमेटिक का तो मतलब ही इंस्टेंट ऑटोमेटिक होता है। अगर कोई ऑटोमेटिक आपको अप्रूवल दे भी रहा है, अगर 7 दिन के बाद कोई आपको अप्रूवल दे रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको ऊपर से प्रेशर किया जा रहा है, उसको अप्रूवल दिलवाया जा रहा है। और यही बात आपके नेता कह रहे हैं कि इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हैं, और वो बात दूध का दूध और पानी सबके सामने आ गया। उसके बाद भी आप उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज जेजेपी वास्तव में हरियाणा में कटघरे में खड़ी हुई है, और ये घोटाला जो नीचे से लेकर ऊपर तक हुआ है, इसमें बहुत बड़े बड़े नेता हैं, और उनका नैतिक दायित्व बनता है कि वो अपने पद से इस्तीफा दें, या इस महकमे को जब तक इसकी जांच चलती है इसको किसी और को दें। ठीक है योगेश जी। देखिए, मैं तो ये सवाल आपने कल भी किया था, आज भी आप कर रहे हैं, और ये टेक्निकल क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूं, आज इसलिए करना पड़ रहा है। मैं बताता हूं कि आज जमीन खोद के शराब की पेटियां निकाल ली गई। ये कैसे हो गया? क्या ये प्रेशर है कि सच सामने आ रहा है? क्या ये प्रेशर है कि सवाल उठ रहे हैं कि पेटियां गायब कैसे हो गई? जमीन खोद कर निकाल लिया आज। ये मैं कह रहा हूं, ये आपका टेक्निकल सवाल है जिसका इनके पास जवाब नहीं है। नंबर 1 जो आप पास की बात कर रहे हैं। नंबर 2 जो आप ये बात कर रहे हैं, ये जमीन खोद के निकाल रहे हैं, या जो रिपोर्ट अगर दादा ने जैसे कल बोला था गौतम जी ने, अगर वो कह रहे हैं कि किसी दबाव में रहेंगे गुप्ता जी, टीसी गुप्ता,
तो शायद कोई गड़बड़ हो, अदरवाइज बहुत सारी चीजें निकलेंगी। जैसे अत्रे जी भी बोल रहे हैं कि पूरा हरियाणा दायरे में ले लिया है, तो मैं गारंटी करता हूं, अत्रे जी मेरी बात सुन रहे होंगे, पूरी बीजेपी पूरा हरियाणा सुन रहा है, मैं दावा कर रहा हूं, ये कह रहे हैं कि शराब का हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं आया कि शराब उस टाइम पे बिक रही थी। इनके पास मुकदमे भी दर्ज होंगे 100%, ये मना करते रहे। अदरवाइज मैं बयान करा देता हूं 100 लोगों के कि उस टाइम पे शराब बिक रही थी। तो इसका मतलब जो आप कह रहे हैं, जो आपकी पत्रकारिता को उन्होंने चैलेंज कर दिया है, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि मैं 1000 लोग गुड़गांव में दिखाता हूं जो आपकी गौरव जी की बात को कहे हुए को हां करेंगे। और जब ये चीजें सारी की सारी प्रूव्ड हैं, तो उसके बाद अगर आपके पास कोई दलील है, कोई आपके पास तर्क है, तो आप तर्क दीजिए, तर्कहीन बातें ना कीजिए। जैसे आपने उदाहरण दिया कि जी वो अपने बिहार का उदाहरण दिया है, हरियाणा का उदाहरण मैं दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण। ये तो एक प्रोसेस है, ये तो करना ही पड़ता है, ये तो करेंगे ही करेंगे। एक प्रोसेस के अंदर शोर हुआ है, आपने किया है, मैं कह रहा हूं मीडिया ने किया है, अदरवाइज ये भी नहीं होना था, क्योंकि शराब बिकी। वो जो हम और आप पहले दिन बात कर रहे थे, वो सारी की सारी बातें तो अब आएंगी, ये पहले दिन से शुरू होंगे। अत्रे साहब हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। अत्रे साहब, आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। सवाल ये पूछ रहा हूं कि कब जब आपके गठबंधन में सहयोगी पर इस तरह के एलिगेशंस लगने लगते हैं तो क्या प्रेशर बढ़ जाता है? और आज ये डिबेट इसलिए उठाने की जरूरत पड़ गई कि जमीन खोदकर आज वही विभाग वही चोरी हुई शराब की पेटियां निकाल रहा है। इतने दिनों तक वो विभाग कर क्या रहा था सर? कैसे उसके नाक के नीचे से, एक्साइज विभाग के नाक के नीचे से ये सब हो रहा था? क्या एक्साइज विभाग अगर सीधे सीधे सवालों के घेरे में है, तो एक्साइज विभाग की जिम्मेदारी जिनके पास है वो सवालों के घेरे में नहीं आते हैं? देखिए गौरव, पहली बात तो ये है जो आपने कहा कि इसलिए इस विषय पे डिबेट की, ये तो आपका कर्तव्य है। एक जागरूक मीडिया होने के नाते आपको ये करते रहना चाहिए, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां जो आपने बात कही जमीन से जो खोद के शराब निकाली, देखिए जब एक मुख्य कल्प्रिट पकड़ा जाता है, उससे जानकारियां प्राप्त होती हैं, और जो जानकारियां प्राप्त होती हैं उस हिसाब से कार्रवाई आगे बढ़ती है। ये आप भी जानते हैं, कोई एक प्रोसेस है। और जो बात है जहां तक जिम्मेवारी की, देखिए मैंने पहले भी ये बात कही है। एक तो मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, मुझे याद आ गया अभी जो परमिट के ऊपर चर्चा चल रही थी, जिसमें मनदीप जी ये कह रहे थे ऑटोमेटिक, और कौशिक साहब जो कह रहे थे कि जब तक सामने वाला ओके नहीं करेगा तब तक इशू नहीं होगा। थोड़ा दो चीजों को समझना पड़ेगा यहाँ पे। जो कोविड-19 के लिए परमिट या पास है वो एक अलग चीज है। कोविड-19 के जो पोर्टल है जहां से आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, वहां पे इसलिए सामने वाला ओके करता है कि जो पास मांग रहा है वो आदमी मतलब उसकी रिक्वायरमेंट जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से अचानक हुई कार्रवाई थी। जहां तक एक्साइज के अंदर परमिट, जिस परमिट का आप जिक्र कर रहे हो जी, मैं केवल यहाँ परमिट के बारे में क्लियर कर रहा हूं। मैं अभी ये नहीं बता रहा कि वो क्यों इशू हुआ और कैसे हुआ, मैं केवल ये बता रहा हूं कि एक्साइज डिपार्टमेंट के पोर्टल पे ये प्रावधान है, जब स्टॉक ट्रांसफर होता है, चाहे स्टॉकिस्ट से वो शॉप के रिटेलर के पास जा रहा है या फैक्ट्री से स्टॉकिस्ट के पास आ रहा है, उस स्टॉक की अवेलेबिलिटी और उसकी ट्रांसपोर्टेशन, ये एक ऑनलाइन प्रोसेस है पोर्टल का। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मनदीप गलत नहीं कह रहे थे। और वो जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया 31 मार्च का, तो ऑटोमेटिकली वो पोर्टल डाउन हो गया। हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा कि जब लॉकडाउन लग गया था तो विभाग को पोर्टल डाउन कर देना चाहिए था, ये मैं कहूंगा। नहीं, लेकिन इसीलिए सवाल है ना अत्रे साहब, इसीलिए सवाल है एक्साइज विभाग से। सरकार अपनी जिम्मेवारी के प्रति कितनी संजीदा है जी, ये बात साबित करता है इसके ऊपर हो रही जांच, ये बात साबित करता है तत्परता से एसईटी बनाना, ये बात साबित करता है कि एसईटी को टाइम बाउंड करना, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो भी लोग इस तरह के घोटाले के पीछे हैं वो सामने आए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो बनती है वो हो। और आप निश्चित माने गौरव, ये सरकार, मनोहर लाल जी अपने इस कार्य के लिए, अपनी इस कार्यकुशलता के लिए हरियाणा की जनता को बार बार साबित कर चुके हैं। एक चीज और कहूंगा गौरव, देखिए कुछ राजनीतिक दल केवल राजनीति करने के लिए आरोप और प्रत्यारोप करते हैं, और मैं देख रहा हूं कांग्रेसी मित्र जो है वो कई बार ऐसे आरोप लगा देते हैं जो उनको लगाने नहीं चाहिए कायदे से। अगर मैं उनसे एक सवाल पूछ लूं सीधा
उदासी था। जिस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार थी, मानेसर लैंड डील का मामला था, म्यूटेशन खेमका साहब ने रद्द कर दी थी। उसके बाद 3 अफसर की कमेटी बना के म्यूटेशन रद्द करने का कमिश्नर ऑर्डर था उसको बदलने की कोशिश। तो ये जो कार्रवाई कांग्रेस की सरकार के दौरान हुई, इसलिए उनकी मानसिकता लगभग वही है, उनको घोटालों से प्यार है। लेकिन उनको याद रखना चाहिए मनोहर लाल जी है। अत्रे साहब, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि ये डिबेट फिर दूसरी तरफ चली जाएगी और हमारे पास टाइम नहीं। माफी के साथ सबको रोक रहा हूं। 10 सेकंड है जल्दी से। अत्रे साहब, मैं आपको एक जो आपने बात कही पहले तो वो क्लियर कर दूं कि फाइनेंशियल ईयर और स्टॉक वाली जो बात कर दूं कि वो ऑटोमेटिक होता है, पोर्टल डाउन करना होता है। फाइनेंशियल ईयर 31 तारीख को, जब 30 मार्च को जब खत्म होता है, उसके बाद स्टॉक की रात को गिनती होती है और 1 अप्रैल को वो चेंज होता है। 22 और 23 को कोई अप्लाई नहीं करता। पहली बात, आप टीवी पे बैठ के जिस तरीके से झूठ की आप जो गोथियां बना रहे हैं ना, वो नहीं चलेंगी। 30 तारीख तक वो कुछ और एक शराब के ठेकेदार शराब को बेचता है। नहीं, वो कुछ और कह रहे थे। मैं पोर्टल की बात कर रहा हूँ। और जो मानेसर लैंड की आप बात करें वो क्लियर कर दूं, नहीं सर, आज डिबेट किसी और तरफ चली जाएगी। नहीं, माफी चाहूंगा। हाई कोर्ट ने दी और वो बिल्कुल मैं चाहता था कि मनदीप जी से एक मिनट सर माफी चाहूंगा, आप लोगों को रोक रहा हूं क्योंकि मनदीप जी जुड़े हुए हैं। मनदीप जी 10 सेकंड है सर। क्या आप ये विश्वास दिलाते हैं और आपकी पार्टी ये विश्वास दिलाती है कि जो एलिगेशन लगे हैं आपकी पार्टी के एक नेता के ऊपर, उसकी पूरी स्वच्छता, सफाई, ईमानदारी के साथ जांच होगी? क्या आप ये विश्वास दिलाते हैं? निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को ये विश्वास, भरोसा दिलाता हूं कि जो जांच हो रही है निष्पक्ष जांच होगी और जो भी आरोपित है, कितना ही बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति हो, कोई भी हो, वो सलाखों की चलिए, शुक्रिया आप सभी का शुक्रिया। हालांकि ये चर्चा हम बहुत देर और कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे इनकी इस डिबेट की परतें हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल वक्त इतने ही कि इजाजत देता है। नमस्कार।